नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। क्या आप जानते हैं कि अगले महीने की 3 या 5 तारीख को राम जन्मभूमि का शिलान्यास होने वाला है और ये तमाम महानुभाव वहां मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक लालकृष्ण आडवाणी। जी हां, यानी कि राम मंदिर की जमीन की नींव रखी जा रही है। मगर मैं ये सोच रहा था कि जब ये तमाम महानुभाव वहां मौजूद होंगे तो भगवान राम से कौन सा वरदान मांगेंगे। मैं आपको बताता हूं योगी जी, आपको कौन सा वरदान मांगना चाहिए। आपको भगवान राम से यह वरदान मांगना चाहिए कि हे राम, आप मेरे राम राज्य से देश की, राज्य की जनता को बचाएं। जी हां, उत्तर प्रदेश के राम राज्य से अब सिर्फ राम ही बचा सकते हैं। और मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताने वाला हूं। आप जानते हैं, मैंने सोचा था कि आज आपसे राजस्थान संकट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि उससे बड़ी कोई राजनीतिक खबर नहीं है। लेकिन आज सुबह इस खबर से मेरा मूड ऑफ हो गया। आपकी स्क्रीन पर यह हैं पत्रकार विक्रम जोशी की 2 तस्वीरें। एक तस्वीर उस वक्त की जब वो स्वस्थ थे और एक तस्वीर उनके अस्पताल की तस्वीर है। जानते हैं इनके साथ क्या हुआ है? इनके सिर पर गुंडों ने गोली मार दी है। क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। कुछ दिनों पहले, सबसे पहले गाजियाबाद के रहने वाले हैं। कुछ दिनों पहले वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, शिकायत करते हैं कि मेरी भांजी को कुछ गुंडे छेड़ रहे हैं। उसके बाद जब ये स्कूटर में बैठकर अपनी भांजी के साथ जा रहे होते हैं, तब गुंडे आकर उन पर गोली चला देते हैं। पहले पीटते हैं, उसके बाद गोली चलाते हैं। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखिए। ये सीसीटीवी कैमरा से लिया गया वीडियो है। इसमें देखिएगा कितनी आसानी से बीच सड़क में शख्स को गोली मार दी जाती है और उसके बाद आप उनके साथ एक महिला हैं, उनकी रुदाली देखिएगा, किस तरह से सिर पकड़कर वो रोती हैं। देखिए ये वीडियो। ये हकीकत है उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की। और ये कहां हो रहा है? ये हो रहा है गाजियाबाद में, यानी कि दिल्ली के एनसीआर रीजन में। यहां कुछ भी हो सकता है। और ये वो सरकार है, ये वो पार्टी है जिसने आज से 3 साल पहले हमें यह वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य कायम होगा। पिछले 1 हफ्ते के घटनाक्रम पर आप निगाह डाल लें, आपको बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है। विक्रम जोशी गोलीकांड पर जब मैंने ट्विटर पर इस मुद्दे पर सवाल उठाया, तो उसके जवाब में उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं और उन्होंने इस संदर्भ में एक वीडियो भी जारी किया है। जो साक्ष्य जुटाए गए उसके आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम मोहित, दलवीर, आकाश, रवि और शाकिर हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं इनके बयानों से जो कुछ और नाम और तथ्य प्रकाश में आए हैं, उसके लिए विवेचनाएं और धरपकड़ जारी है। मगर सवाल वही का वही बना हुआ है। अगर विक्रम जोशी की शिकायत पर उस वक्त कार्रवाई की गई होती तो क्या उन पर गोली चलाई गई होती? क्या यूपी पुलिस इस सवाल का जवाब देगी? अब एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। वीडियो नहीं, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर में मां और बेटी जो हैं वो जमीन पर पड़ी हुई हैं। जानते हैं इनका दोष क्या था? आज से 3 साल पहले इस बच्ची का, जब वो सिर्फ 14 साल की थी, उसको अगवा किया गया। कथित तौर पर उसका बलात्कार किया एक शख्स ने जिसका नाम यशमीर बताया जाता है। और कल ही इसने मां और बेटी दोनों को अपने ट्रैक्टर से रौंदकर मार डाला। 3 साल पहले 14 साल की थी ये मासूम, जब उसे अगवा किया गया था, कथित तौर पर बलात्कार किया गया था। और इस पुलिस ने कुछ नहीं किया। आज की तारीख में मां और बेटी दोनों अब जिंदा नहीं है। मैं चाहूंगा कासगंज पुलिस का बयान सुनिए। आप देखिए, कासगंज पुलिस इस पूरे बयान में कहीं भी बलात्कार शब्द का इस्तेमाल नहीं करती है। कासगंज पुलिस इस बयान के जरिए 2 परिवारों में मानो रंजिश का मामला बता रही है।
आप उनका बयान सुनिए। ये दोनों ही घटनाएं 2016 की है, जिसमें दोनों परिवारों ने एक दूसरों के खिलाफ, एक परिवार ने 302 और एक परिवार ने 363 ऐसे 2 मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ लिखाए थे। कल की ये घटना है जिसमें यशवीर ने 2 लोगों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देने की बात सामने आई है। मुकदमा दर्ज किया गया है और जल्द गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। हमारे द्वारा घटनास्थल का विजिट किया गया है। कितनी उदासीन है उत्तर प्रदेश पुलिस, इससे ये मिसाल कायम होती है। मैंने आपके सामने 2 मिसालें पेश की और पिछले 2 दिन की, एक कासगंज जो एक मफसिल इलाका है और दूसरा गाजियाबाद जो दिल्ली से सटा हुआ है, राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है। ये तमाम चीजें हकीकत बयान कर रही हैं योगी के रामराज्य के बारे में। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया हैं। अनुराग भदौरिया ने इन घटनाओं को लेकर कड़े शब्दों में इसकी आलोचना की है। क्या कह रहे हैं अनुराग भदौरिया, आप खुद सुनिए। उत्तर प्रदेश अब हत्याओं का प्रदेश बन चुका है, अपराधियों का प्रदेश बन चुका है, अपराधियों का अड्डा यहाँ पे होने लगा है। अपराधी बेखौफ है, उनका पुलिस प्रशासन का कोई खौफ उनके ऊपर नहीं है, कोई डर नहीं है उनको। अपराधी बेलगाम है, कोई कुछ चाहे जिसको मार दे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा गाजियाबाद के अंदर में सीसीटीवी कैमरे में आप देखोगे, साफ पता चल रहा है एक पत्रकार अपनी भांजी को, जो बदमाश उसको छेड़ रहे हैं, उससे रोकने की कोशिश करता है तो उसे गोली मार देते हैं। गोली मार दे रहे हैं, मतलब गोली मारना इतना आसान हो गया। कासगंज के अंदर में आपने देखा होगा एक व्यक्ति ट्रैक्टर, एक माँ बेटी को ट्रैक्टर चढ़ा के उनकी हत्या कर दे रहा है। कमाल है भाई, ट्रैक्टर चढ़ा दे रहा है। यह हालत हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर में। कानपुर के अंदर आपने देखा है किस तरह से अपराधी पुलिस का एनकाउंटर कर रहे हैं, पुलिस को शहीद कर दे रहे हैं। और कुछ दिन बाद फिर अपराधी वही कानपुर में पुलिस के सामने फिरौती के 30 लाख रुपए लेके भाग जाते हैं। मतलब कोई खौफ ही नहीं पुलिस का। और लखनऊ के अंदर में अभी 2-3 दिन पहले पारा थाने के अंतर्गत आशु यादव लड़के को दौड़ा के उसको गोली मार देते हैं। 22 साल के लड़के को गोली उसकी कनपट्टी में सटा के मार देते हैं, दिन दहाड़े मार देते हैं गोली, और असला लहराते हुए चले जाते हैं। खौफ ही नहीं है कोई। मतलब क्या हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर में। उत्तर प्रदेश में तो कानून की बात करते थे, कानून का राज है, यहां तो अपराधियों का राज चल रहा है। आपको याद होगा पिछले ही हफ्ते लखनऊ में एक मां बेटी ने खुद को लोक भवन के सामने आग लगा दी थी। अब जाहिर सी बात है मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता, मगर आप जानते हैं इन तस्वीरों में वो अफरा तफरी दिखाई देती है जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त। मगर सबसे दुख की बात है कि ये दोनों मां बेटी अमेठी से आई थी और इनकी जो सांसद हैं यानी कि स्मृति ईरानी, इन्होंने इनके पक्ष में एक बयान आज तक नहीं दिया है। उल्टा इन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है कि किस तरह से कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने इन दोनों मां बेटी को उकसाया आत्महत्या करने के लिए। और ये किस बात पर आधारित है? उत्तर प्रदेश पुलिस के बयान पर। और उत्तर प्रदेश पुलिस आज तक, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रमाण पेश नहीं कर पाई है कि कैसे कांग्रेस नेताओं ने इन दोनों को उकसाया। क्योंकि ये दोनों औरतें आईं और उन्होंने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। कांग्रेस नेता ने उन्हें यह भी सुझाव दिया कि आप पत्रकार से मिलिए। उन पत्रकार से भी उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने एक कदम उठाया। मगर ये किसी भी सूरत में इस बात का प्रमाण नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें उकसाया होगा। भूल जाइए उस बात को। मैं एक सीधा सा सवाल यहां पूछना चाहता हूं कि क्या स्मृति ईरानी ने इन दोनों मां बेटी के पक्ष में कोई बयान दिया? नंबर 1। नंबर 2, आज जब यूपी पुलिस ये कह रही है कि इन दोनों को उकसाया गया आत्महत्या करने के लिए, तो अमेठी में जो इनका जमीन विवाद चल रहा है, ये लोग गिड़गिड़ाती रही वहां की पुलिस के सामने, गिड़गिड़ाती रही राजस्व विभाग यानी कि रेवेन्यू अथॉरिटीज के सामने, और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और नतीजा आपके सामने है। अगर अमेठी के राजस्व विभाग ने उन पर कार्रवाई की होती, अगर पुलिस ने इन मां बेटी की सुनी होती, अगर वहां की सांसद स्मृति ईरानी ने इनकी बात सुनकर कार्रवाई की होती, तो आपको क्या लगता है ये लखनऊ पहुंचती? 2 मिनट के लिए मैं मान भी लूं कि कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें उकसाया, क्या ये लखनऊ पहुंचती और क्या उस उकसावे के बाद वो ऐसा कदम उठाती? ये जो तमाम दास्तानें मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की हकीकत है जो पिछले 1 हफ्ते में हुई है। अब ये तस्वीर देखिए, यहां पर भारतीय जनता पार्टी शिखर अग्रवाल का सम्मान कर रही है। वो शिखर अग्रवाल जो इस शख्स इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या में आरोपी है। जी हां, बीजेपी के नेता इन्हें सम्मान दे रहे हैं। बाद में इन्हें पार्टी में महामंत्री भी बनाया गया, शिखर अग्रवाल को, हत्या के आरोपी को। यह बात अलग है कि जब पत्रकारों का दबाव आया, पत्रकारों का नहीं, सोशल मीडिया में जब इसका दबाव आया,
तब पार्टी को यू टर्न लेना पड़ा और यह कहना पड़ा कि भाई हमें तो पत्रकारों के जरिए यह बात पता चली है कि इनके खिलाफ हत्या का आरोप था। अरे भाई, ये जेल में थे, जी हां, और खबर आई थी और अब आप ये कह रहे हैं कि हमें पत्रकारों के जरिए पता चला कि ये एक हत्याकांड में आरोपी हैं। कानून की किस कदर धज्जियां बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर उड़ा रही है, इसकी ढेरों मिसालें आपके सामने हैं। इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि 3 या 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लाल कृष्ण आडवाणी, गृह मंत्री अमित शाह, आप सब राम जन्मभूमि का शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन करेंगे, तब मैं उम्मीद करता हूं कि आंख बंद करके आप भगवान राम से प्रार्थना करेंगे कि हे राम, मेरी आपसे प्रार्थना है कि बीजेपी के रामराज से देश की, उत्तर प्रदेश की जनता को बचाइए। देखिए कितनी आसान है पूजा, और यकीन मानिए अगर आप दिल से पूजा करेंगे तो भगवान राम आपकी जरूर सुनेंगे। आज इस कार्यक्रम में जो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मैं सवाल उठा रहा हूं, यह सिर्फ इन घटनाओं के आधार पर नहीं है। विकास दुबे मामले में, गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ तल्ख तेवर अपनाए। उन्होंने कहा, उन्होंने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने यह सवाल खड़ा किया, बहुत जरूरी था कि इस शख्स को न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाता, इंसाफ होता। और जो अहम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो आपके स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा है कि आखिर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, विकास दुबे को बेल पर रिहाई कैसे मिली? विकास दुबे का बेल पर रिहा होना सिस्टम का फेलियर है, उसकी असफलता है। कड़े शब्दों का यहां प्रयोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया। यही नहीं, वो ये भी कहते हैं, आगे ये भी हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो छीछा लेदर हुई सुप्रीम कोर्ट में, उनकी जो धज्जियां उड़ाई गई, उसी का परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब जुडिशियल प्रोब पैनल के पुनर्गठन में अपनी रजामंदी दे दी है। मगर आज विकास दुबे मामले में मैं कुछ सवाल आपके सामने रख रहा हूं जो कि सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद सामने आए हैं, एक एक करके। सवाल नंबर 1, 60 से ऊपर दर्ज मामलों के बावजूद उसके पास जायज बंदूक लाइसेंस कैसे था? भाई, जैसे ही आपके खिलाफ अपराध के मामले आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके जो अगर कोई बंदूक का लाइसेंस दिया गया होता है उसे छीन लिया जाता है। तो इस शख्स के पास वो बंदूक लाइसेंस कैसे था? सवाल नंबर 2, 60 से ऊपर यानी कि 5 दर्जन मामले इसके खिलाफ दर्ज थे, 5 लाख का इनामी बदमाश था, फिर ये बेल पर रिहा कैसे हो गया? और सवाल नंबर 3, अगर ये बेल पर रिहा हुआ तो इसे चुनौती क्यों नहीं दी यूपी पुलिस ने? बताइए। इसके बाद उसे पैरोल कैसे मिली अगर उसके खिलाफ उम्र कैद का मामला और 5 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे? यह अपने आप में बहुत अहम सवाल है। उसे पैरोल कैसे मिली? बेल मिली तो मिली, उसे चुनौती क्यों नहीं मिली? देखिए, जब भी मैं विकास दुबे का मामला उठाता हूं ना, तो मैं अक्सर देखता हूं कि कमेंट सेक्शन में कई भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो ये कहने लगते हैं कि अच्छा हुआ विकास दुबे को मार दिया, आप क्यों सहानुभूति जतला रहे हैं? जी नहीं, मुझे कोई सहानुभूति नहीं है विकास दुबे के साथ। मैं आपको बताता हूं क्यों। विकास दुबे ने मेरे 8 पुलिस कर्मियों को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसे संरक्षण हासिल था यूपी पुलिस का, और यह प्रमाणित होता है देवेंद्र मिश्रा के उस लेटर से, मारे गए डीएसपी देवेंद्र मिश्रा के उस खत से जो उन्होंने एसएसपी अनंत देव तिवारी को लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्थानीय जो थाना इंचार्ज हैं उनकी मिली भगत से विकास दुबे की ताकत बढ़ रही है, और अगर आपने कोई कार्रवाई नहीं की तो कोई अनहोनी घटित हो सकती है, और अनहोनी हो गई। नतीजा यह हुआ कि देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट विकास दुबे और उसके गुंडों ने उतार दिया, और देवेंद्र मिश्रा को तो बिल्कुल आईएसआईएस के अंदाज में मौत के घाट उतारा गया। उसकी टांग काट दी गई, छाती पर कुल्हाड़ी मारी गई। मुद्दा एक विकास दुबे का नहीं है, मुद्दा यह है कि इस विकास दुबे में इतनी ताकत आई कहां से पिछले 20 सालों में?
आखिर वो कौन लोग थे जिसके दम पर यह तमाम काम कर रहा था? पर्दाफाश उनका होना चाहिए था। आपने बीमारी का इलाज नहीं किया है, आपने एक कीड़े का इलाज किया है, उसको मसल दिया है। मगर वो कीड़ा कैसे उस कीचड़ में पनप रहा था, उस गंदगी में पनप रहा था, उस गंदगी की कोई बात नहीं कर रहा है। वो गंदगी अब भी सिस्टम के अंदर बदस्तूर बनी हुई है, उसे सरकारी शह मिल रही है। दिक्कत यह है, आपको अंदाजा है, इस देश के वोटर होने के नाते, इस देश की जनता होने के नाते, आपसे ज्यादा बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। आप मूर्ख हैं। आप मुद्दे के मर्म तक खुद को नहीं ला सकते। आप बस सतह पर रहकर तैर कर निकल जाते हैं। आप रूट कॉज की बात नहीं करते हैं, जिसकी वजह से विकास दुबे ने उत्तर प्रदेश पुलिस के मेरे 8 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। यह दिक्कत है इस राज्य के लॉ एंड ऑर्डर के साथ। मगर आपको क्या फर्क पड़ेगा साहब? आप तो भक्ति करिए, राम नाम जपिए। अरे जपो राम नाम, मगर कम से कम राम से प्रार्थना करो कि हे राम, उत्तर प्रदेश को सही मायने में राम राज्य मिले। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी, मैं बातें करते रहता हूं, आपको समझ आती नहीं है कुछ, मगर क्या करें साहब, हम भी ढीठ हैं। हमारा एक कर्तव्य है, और वो कर्तव्य है कि आप तक हकीकत पहुंचाना, आप तक खबर पहुंचाना, और वो काम मैं लगातार करता रहूंगा। मगर जाते जाते एक बयान, बिप्लब देव, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव की वापसी हुई है। एक और वाहियात बयान दिया है, और उन्होंने क्या कहा है जानते हैं आप? कि जो जाट होते हैं या जो सिख होते हैं, उनकी अकल नहीं होती, उनकी ताकत होती है, और जो हमारे बांग्ला भाषी लोग होते हैं उनमें अक्ल होती है। आप ये बयान सुनिए। जाटদের উপর दिमाग कम থাকে কিন্তু हृष्टपुष्ट बांग्ला यदि जाटेर संगे ना तो घर से बंधु निकल के जाता है। बंगाल वो बांगाली बोले এদের সঙ্গে বুদ্ধিতে বাংলা না, বাঙালিদের একটা পরিচয় আছে পুরো ভারতবর্ষের মধ্যে কি পুরো বুদ্ধিমান दिमाग का। यानी कि सिखों और जाटों का अपमान। बांग्ला भाषियों को आपने अक्ल वाला बता दिया, मगर उन्हें कम अक्ल बना दिया कि ताकत होती है मगर अक्ल नहीं है। और देखिए इनका बयान है, ऐसा नहीं कि हियर एंड से है, और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले रंग के आधार पर इन्होंने इस शख्स फॉर्मर मिस वर्ल्ड डायना हेडन की बेइज्जती की थी। कहा था कि ऐश्वर्या राय तो मिस वर्ल्ड बन गई, बात समझ आती है, मगर डायना हेडन क्यों मिस वर्ल्ड बन गई? और डायना हेडन का सिर्फ यह दोष था कि वो सांवले रंग की हैं। जी हां, और बकौल बिप्लब देव, ये जो ऐश्वर्या राय हैं वो सही मायनों में भारतीय संस्कृति की नुमाइंदगी करती हैं। क्यों? क्योंकि वो गोरी हैं, डायना हेडन नहीं थी। ये हैं हमारे मुख्यमंत्री, ये वो लोग हैं जो हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे हैं। इस शख्स ने पहली बार ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, एक के बाद एक बयान इस तरह से देते रहते हैं, जो अपने आप में संवेदनहीन बयान है। क्योंकि देखिए, बिप्लब देव जैसे लोग जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो इनकी एक फॉलोइंग होती है, इनके समर्थक होते हैं, और आप सोचिए ये जो बयानात देते हैं, इनके समर्थकों की बुद्धि पर क्या असर पड़ता होगा। इस देश की यह हकीकत बनती जा रही है, जहां आपके सरवरा, जो आपके बड़े बड़े नेता हैं, वो कुछ भी अनाप शनाप बकते हैं, और हम उन्हें बार बार वोट देते रहते हैं। और इस मुद्दे पर सावरकर आसन करते हुए बिप्लब देव ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि कई जाट और सिख मेरे दोस्त रहे हैं, उनके बीच मैंने काम भी किया है, और देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका एक अहम किरदार रहा है। मगर सवाल एक बार फिर बिप्लब देव से कि आखिर वो इस तरह के बयानात क्यों देते हैं। बहरहाल अब हमें इंतजार रहेगा बिप्लब देव के अगले प्रेरणादायक बयान का। न्यूज चक्र में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।